नमस्कार। रविवार का दिन शाम के 8 बजे आज आपके लिए एक बहुत ही खास चर्चा लेके आए हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि थी और उसके लिए हमने सोचा कि उस इंसान को याद करें जिसकी सोच उसे हमेशा ज़िंदा रखेगी। तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। इसी को आगे लेके चलते हैं और आपके पास बात करने के लिए, सुनने के लिए बहुत बड़े-बड़े नाम, बहुत लिटरेचर की और मीडिया की बड़ी हस्तियां हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो आप सबको हर फ्राइडे भी मिलते हैं और बहुत कुछ आप उनसे सीखते हैं। पोएट हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं और हर तरह से हम सबको एक दिशा दिखाते हैं। राजेश बादल जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरएस टीवी के थे, मीडिया पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट हैं। फिर आपके सामने उषा किरण खान जी, जिनके बारे में बोलना मेरे समर्थ से तो बाहर है। पद्मश्री है, बहुत कुछ बिल्कुल। लिखा है, बहुत कमाल लिखती हैं। मैं यकीन मानिए उनकी किताब अपने पास रखे हुए हूँ, तो आपको इसके बाद दिखाती हूँ जो उनकी नई किताब है। और फिर हमारे पास हैं अमरीश सक्सेना जी, जो डायरेक्टर ऑफ मीडिया स्टडीज भी हैं, फिल्म मेकर हैं और मीडिया की इतनी जानकारी रखते हैं कि आपको एक खजाना मिल जाए अगर कभी उनके साथ बैठ के आपको सुनने का मौका मिले। तो आज का प्रोग्राम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। वाजपेयी जी, प्लीज टेक ओवर। जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर मृदुला टंडन जी। और आपने बहुत बुनियादी सा परिचय तो सबका दे दिया है। अब उषा किरण खान जी जो है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, पद्मश्री है, मैथिली की और हिंदी की दोनों की इतनी बड़ी रचनाकार हैं। और साहित्य अकेडमी आपको मिला मैथिली भाषा के लिए, और मैथिली जो है वो भाषा बन गई हमारे संविधान की। और बाल नाटकों के लिए, बाल उपन्यासों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। इनके सम्मानों की सूची में बताना शुरू करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। बिहार सरकार के बहुत शीर्षस्थ सम्मान आपको मिले हैं, और बहुत जितनी साहित्यिक संस्थाएं उनके वो सम्मान मिले, जिनमें से पुष्पांजलि सम्मान का मैं विशेष जिक्र करूंगा। इस इत्तेफाक से जिसके जूरी से मेरा सौभाग्य था, मैं भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसी हमारी उषा किरण खान जी हैं। और इसके अलावा जो बाकी हमारे हैं वो भी मीडिया के क्षेत्र के दिग्गज हैं। मैं राजेश बादल जी हैं, तो ये कई दशकों से ये मेरी आवाज गूंज रही है, मृदुला जी कहीं कुछ देखिएगा। तो कई दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं। बहुत जो हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, चाहे वो नई दुनिया हो, नवभारत टाइम्स हो, और बहुत सारे पत्र, उनमें बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे, समाचार संपादक तक। फिर बहुत सारे चैनलों पे रहे हैं, बहुत सारे चैनलों की शुरुआत की है। और राज्यसभा टीवी में तो बताया मृदुला जी ने कि उसमें तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और वो अपनी जगह है। लेकिन बहुत सारा काम किया, हजारों लेख लिखे हैं, कॉलम इनके हमेशा चलते रहते हैं, अभी भी चलते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे भी उतने ही सक्रिय हैं जितने रेडियो में, टेलीविजन में और अखबारों में हैं। और क्या क्या बताऊं, बहुत सारी इन्होंने फिल्में, इतनी सारी फिल्में, बहुत महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। ये जो महापुरुष हैं उन पर जो है एक श्रृंखला पूरी इन्होंने बना डाली, जिसके बहुत सारे तो हैबिटेट सेंटर में देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। और वो बहुत अद्भुत काम है, चाहे साहिर साहब हो, चाहे बड़े बड़ी हस्तियां जो हैं। तो राजेश बादल जी इस पटल पर आज हैं, और गांधी जी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। इसी तरह से हमारे जो अम्बरीश सक्सेना साहब हैं, वो भी कितने दशकों से हमारे, वो 5 दशक से, और इनको हम सब वैसे जानते हैं विशेष रूप से कि करीब 20 साल हो गए जिस चैनल को मैंने शुरुआत करने का मौका मिला था मुझे, एफएम गोल्ड। उस चैनल पे मार्केट मंत्रा अपने आप में एक अनूठा एक कार्यक्रम, पहली बार शायद भारत के इतिहास में इतना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा ने शुरू किया, और 20 साल से लगातार ये उसको कर रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा परिचय है। बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों में आप भी रहे हैं, और कितने तरह के काम, बहुत सारे देशों में राजेश बादल जी भी गए, आप भी गए हैं एक मीडिया
व्याख्यान देने के लिए जगह जगह पे। और इसी तरह से बहुत सारी फिल्में आपने बनाई हैं, बहुत सारे फिल्म्स डिवीजन के प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहे, बहुत सारे, और कितनी तो किताबें, मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा तो हो गई होंगी जब तक मैं, पिछला मुझे याद है तब तक कोई 35 की तो मुझे याद है, अब 40-45 हो गई होंगी। लगातार लिखते रहते हैं, और फिर मीडिया एजुकेशन का जो काम कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त बड़ा काम है। एक बहुत बड़े जो रहे प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें आप डीन है, प्रोफेसर हैं, और मीडिया डायरेक्टर भी हैं। तो ऐसे हमारे आज का बहुत शानदार पैनल है, और तो इसलिए आप सबका इस पैनल पर स्वागत है इस आज की चर्चा में। और जैसा कि ममता किरण जी को इसमें होना था, पर उन्हें अचानक कुछ काम लग गया, वरना हम उन्हें कोई बात नहीं। तो बहरहाल हम चर्चा शुरू करेंगे। अब जहां तक महात्मा गांधी जी की बात है, सबसे पहले तो मैं मृदुला टंडन जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जश्न हिंद का पटल जो है, बहुत प्रतिष्ठित पटल है, और उस पर ये चर्चा रखी। इसकी बहुत जरूरत है आज के समाज में, आज के दौर में जो चल रहा है। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, कुछ बुनियादी बातें मैं शुरू कर देता हूं ताकि आगे का सिलसिला बने। तो महात्मा गांधी जो है, अब पहले तो हम जिंदा है पे ही बात करेंगे। तो महात्मा गांधी जी जो अफ्रीका में एक बहुत बड़ा एक जो है संग्राम लड़के आते हैं, और उससे लाखों भारतीय, न केवल भारतीय वरन अफ्रीका के अश्वेत लोग, वो भी उससे प्रभावित होते हैं। और पूरी दुनिया में महात्मा गांधी, तब महात्मा गांधी नहीं बने होते हैं लेकिन, और वो भले ही नेशनल मंडेला साहब ने ये कहा कि आपने हमें बैरिस्टर भेजा था, हमने महात्मा बना के भेज दिया, लेकिन तब तक नहीं बने थे। फिर वो भारत लौट के आते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। 1917 में चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी उनको लेकर के जाते हैं, और चंपारण में वो बड़ी कामयाबी के साथ वो परीक्षण करते हैं। एक तरह से वो प्रयोगशाला जैसे चंपारण बन गई। वो जानते भी नहीं थे चंपारण कहाँ पे, वो जानते भी नहीं थे कि क्या नील की खेती है, क्या होता है। लेकिन वहां जब जाते हैं, तो गए थे कि कुछ करके लौट आएंगे, लेकिन वहां ही फिर 1 साल के करीब तो वहीं टिक जाते हैं, और पूरा कामयाबी के साथ, और पूरे देश में और नहीं खाली पूरी दुनिया में, क्योंकि नील की खेती से लाखों किसान जो परेशान थे, वो पूरी असेंबली में ब्रिटिश का साम्राज्य था उस वक्त, तब भी पूरा कानून ही खत्म कर दे, वो तमाम सारे वैधानिक प्रावधान भी कर दिए गए। और चंपारण के बाद तो फिर वो उन्होंने देखा, जनशक्ति का प्रभाव देखा, और फिर वो पूरे देश की आजादी के लिए लड़ गए। एकदम से नहीं लगे, फिर भी 1919 में एक तरह से उन्होंने अपना जो शुरू किया। फिर अब यहाँ पर एक, चूंकि इसलिए ये बात अभी कह देना लगता है, बाद में हम चर्चा विस्तार से करेंगे, कि एक धारा जो है गांधी जी ने जो चलाई, उन्होंने जो देखा कि भाई ब्रिटिश सरकार इतनी ताकतवर है, आधी दुनिया पे उसका कब्जा है, जिसके सूरज नहीं डूबता है उससे, और भारत की जो स्थितियां थी उस समय की, राजे महाराजे अंग्रेजों के पक्ष में, कुछ बुद्धिजीवियों का एक तबका अंग्रेजों के पक्ष में, कि उन्हें वो डाक और तार और रेल और सब लेके आए थे, तो उन्हें वो मानते थे। फिर जो आम लोग थे, वो बहुत गरीबी थी, बहुत अशिक्षा थी, तो वो लोग उनको, तो बड़ा उस समय बहुत मुश्किल था उससे ब्रिटिश साम्राज्य से टकराना। इसलिए उन्होंने अफ्रीका की कामयाबी, चंपारण की कामयाबी को देखते हुए अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता निकाला। वो रास्ता यही था कि हम आजादी के लिए मांग करेंगे, लड़ेंगे, जो होगा भुगत लेंगे, चाहे लाठी मिले चाहे गोलियां मिले। तो जान देने का मतलब मुश्किल काम है, लोग अहिंसा को कायरता से जोड़ देते, दुर्भाग्य से। तो वो गांधी, तो फिर वो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है फादर ऑफ नेशन का खिताब देते, सुभाष चंद्र बोस, जिनको विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। तो वो महात्मा गांधी फिर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व को उनकी कितनी बड़ी देन है। कैसे अफ्रीका में नेल्सन मंडेला अगर राष्ट्रपति बन पाए तो शायद वही आंदोलन था, या वहां मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, या ओबामा राष्ट्रपति बन पाए, या वहां बहुत सारे दुनिया के देशों में संग्राम लड़े गए हैं गांधी जी का नाम लेकर के। 100 से ज्यादा देश होंगे, 100 क्या 150 देश होंगे जहां उनकी मूर्तियां हैं, उनके नाम पे पार्क हैं, उनके नाम पे डाक टिकट है। तो वो तो महात्मा गांधी है पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति के साथ। और उन संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके लिए एक नॉन वायलेंस डे भी मनाया। तो वो एक तरफ वो गांधी है, एक तरफ हमारे ही देश में एक पूरा मुहिम चलाई जा रही है कि गांधी जी की आलोचना करो, और उनको तरह तरह से बहुत खांचों में ढाला जा रहा है। तो वो सब चर्चा का विषय है। तो बहरहाल गांधी जी किस रूप में जिंदा है अभी भारत में और दुनिया में,
पहले हम जिंदा है पे ही चर्चा करें, फिर जिंदा है की बाद में बात करते हैं। किस रूप में वो जिंदा है, उनका प्रभाव आज की तारीख में, आज के दौर में, उसकी प्रासंगिकता। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मुझे लगता है सबसे पहले अम्बरीश जी आपसे ही शुरू करते हैं। आप अपनी बात रखिए कि आज के संदर्भ में, आज के भारत में गांधी जी के जो विचार हैं, वो उनकी प्रासंगिकता, उनका महत्व और जो कुछ परिदृश्य आप भी देख रहे हैं उसके संदर्भ में हम इसको जारी रखेंगे। पहले छोटे छोटे उसमें करेंगे और हम चाहेंगे कम से कम 3-4 चक्र में ये जो है चर्चा चलती रहे। जी जी, धन्यवाद वाजपेयी जी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का जो इस चर्चा में आज साथ में जुड़े हुए हैं, राजेश बादल जी, उषा किरण जी। जहां तक गांधी जी की प्रासंगिकता का सवाल है, ये एक मतलब ऐसा प्रश्न है जिसमें क्या कहा जाए। मेरे ख्याल में पिछले 150 साल, 200 साल, बल्कि और भी आप पीछे चले जाएं तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हुआ हो जो इतना रेलेवेंट हो, इतना प्रासंगिक हो। और जैसा आपने खुद ही कहा कि पूरे दुनिया के पटल पे जो प्रासंगिक हो, सिर्फ देश की बात नहीं है। और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो अपने विचारों से ही जिंदा रहता है। एक सर्टेन आयु के बाद, एक निश्चित आयु के बाद सभी को जाना होता है और हम सभी लोग जाएंगे और हम लोगों ने जो काम किया है वही पीछे रह जाएगा। तो हम सभी लोग काम करते हैं और जो थोड़ा बहुत काम किया है उसमें कुछ हो सकता है लोग याद रखें, कुछ सालों तक याद रखें, फिर उसको भी भूल जाए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसने जो भी किया वो हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है, इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह के उन्होंने विचार दिए, अगर आज भी हम सोचें कि एक अहिंसा से का साथ लेके इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे देना, मतलब इसको कितना, मतलब कितनी स्वतंत्रता में अहिंसा का या गांधी जी का योगदान है, इस पर बहुत डिस्कशन है, तमाम लोग अलग अलग तरह से मूल्यांकन करते हैं। लेकिन इस बात की कल्पना करना कि ऐसा किया जा सकता है, आप पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को, तो बात की बात है, हम पूरा इतिहास देखें। मैं चूंकि जर्नलिज्म मैंने प्रैक्टिस किया है, जर्नलिज्म ही पढ़ाता हूँ। हम 1780 से हिक्की के जमाने से देखें और लगातार देखें जिस तरह से हुआ है, और पत्रकारिता और राजनीति के अगर हम साथ की बात करें, आप ये सोचिए कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी 1780 से लेकर 1885 तक, तब तक हमने ये विचार ही नहीं किया था कि हम अंग्रेजों से कोई डिमांड कर सकते हैं। 1857 की क्रांति छोड़ दीजिए, वो एक अलग तरह की क्रांति थी, एक स्वतः स्फूर्त एक रिएक्शन था लोगों का, और जिसकी वजह से। लेकिन एक अधिकारों की अगर हम बात करें तो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तब हमने एक सिविक अधिकारों की बात की, और उसके बाद और 10 साल 15 साल के बाद लोकमान्य तिलक की हम बात करें तब ये विचार आया कि हमें स्वराज चाहिए। तो 1990 के बाद ये स्वराज की कल्पना आई। लेकिन स्वराज भी आप देखिए कि 1930 तक, गांधी जी के आने के बाद भी हम डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। 1930 के बाद हमारी पूरी इंडिपेंडेंस की बात हमने की। तो आप ये देखिए, ये कल्पना कि आप डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज, पूरी इंडिपेंडेंस की बात, अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्ति की बात, ऐसे समय में जब अंग्रेजों का, जैसे आपने कहा वाजपेयी जी, कभी उनका साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। तो ये कल्पना करना कि हम इनसे संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, तो उसके लिए जिस तरह का कन्विक्शन चाहिए, जिस तरह की जिजीविषा चाहिए, तो अगर हम इस दृष्टि से भी रेलेवेंस की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी रेलेवेंस है कि जो एक इस तरह का हमें, हम सबको इंस्पिरेशन मिलता है कि कितना भी दुरूह कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, अगर हमारा उद्देश्य सही है, अगर हमारा रास्ता सही है, जैसे कि गांधी जी कहा करते थे, नोबल मीन्स फॉर नोबल एंड्स, सही लक्ष्य के लिए आपका रास्ता भी सही होना चाहिए। सही रास्ते पे चल के एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना जिसको कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो उन्होंने किया। तो एक सबसे बड़ी रेलेवेंट बात है, आज के हम समाज में, आज के यंग लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर उनका लक्ष्य सही है, रास्ता सही है, तो एक ना एक दिन उन्हें सफलता मिलनी लाजमी है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद शुरू के वक्तव्य के लिए इतना काफी है। राजेश बादल जी को भी हम सुनेंगे, बाकी लोगों को सुनेंगे, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, ये बात बहुत जरूरी,
होता क्या है कि आप किसी, जैसे आपने कहा, आज की जो युवा है, जो जो व्हाट्सएप के संदेश चलते हैं, बड़े सनसनीखेज संदेश डाले, उसमें घृणा भरी होती है, कहीं से कुछ उठाया और उसमें रख दिया, डाल दिया कि वो सही परिप्रेक्ष्य को समझना भी बहुत जरूरी है। अब वही आजादी की लड़ाई की जो बात आप कह रहे थे, मैं उसमें सिर्फ इतना ही जोड़ूंगा कि इतना आसान काम नहीं था। लोग नहीं उस तरह, उनको जो स्वाधीनता सेनानी है, जो क्रांतिकारी हैं, उनके पिता अखबार में विज्ञप्ति देके कहते थे इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब घर परिवार ही छोड़ देता था उनको। तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं? इसलिए अहिंसा का रास्ता उन्होंने इसीलिए चुना था, क्योंकि उस वक्त तो आजादी के लिए सबके दिल में नहीं था। मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ा तबका था देश में। अब राजेश बादल जी अभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जो अंग्रेजों का इस बात के लिए एक तरह से कहें कि कृतज्ञता कह लीजिए कि वो उन्होंने मुगलों से जो है शासन छीना था, तो एक बहुत बड़ा तबका था। तो जो नहीं, मतलब आजादी के, उनको भी वो जो है आजादी के लिए जो संघर्ष करे, तो उनके प्रति कोई अच्छे विचार नहीं थे। तो बहुत बड़ा तबका था जो आजादी के प्रति समर्थक नहीं था। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जैसे आपने पढ़ा, बिल्कुल, बहुत राजेश बादल जी 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 नहीं, कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा तबका था। जी जी जी। तो राजेश बादल, हाँ जी जी जी। तो इसलिए उन्होंने जनमत, औरतें, महिलाएं जो कभी ड्राइंग रूम तक, मतलब बैठका कह लीजिए, गांव में हमारे बैठका होता था, वो जो बैठक का कमरा, वहां तक तो उनका प्रवेश नहीं था, उनको वो सड़कों पे ले आए। कोई मामूली बात है क्या? तो राजेश बादल जी, आप बताइए कि गांधी जी वर्तमान में किस रूप में जिंदा हैं? जी। दिल की बात जो अगर मैं कहूं तो गांधी इस देश के हर हर नागरिक के दिल में धड़कता है। ये अलग बात है कि जैसे कि अभी थोड़ा सा जिक्र हुआ था कि इन दिनों गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आपने कहा था गांधी 2 अक्टूबर या 30 जनवरी को हमारे दिलों में अचानक जागता है, और जैसे ही वो दिन निकल जाता है फिर वो सो जाता है, फिर अगली तारीख आती है और फिर वो जागता है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हमारे जहन में गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो एक तस्वीर उभरती है, वो एक लाठी लिए हुए, एक धोती पहने हुए और तेज गति से जाने वाले इंसान की है, जिसने केवल अपने अहिंसा के नारे के बल पर इस देश को आजादी दिलाई। बहुत सारे लोग इस बात से उनकी आलोचना करते हैं कि एक अहिंसा के नारे के बल पर देश आजाद नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे हमारे जो आजादी के क्रांतिकारी जो हैं और शहीद हैं, उनकी भी भूमिका है। बेशक सबकी भूमिका है, लेकिन महात्मा गांधी को हम एक ऐसे चुंबक के रूप में देखते हैं जिसने सारे देश को जोड़ा था। आप अगर याद करें, जिस दौर में 1915 में महात्मा गांधी आते हैं इस देश में, और 1915 में आने के बाद जब अपने गुरु के परामर्श के बाद पूरे देश भर में वो घूमते हैं, हजारों गांवों का दौरा करते हैं, 4 साल तक घूमते हैं, इस देश को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तब जाकर के 1919 में वो अपनी सार्वजनिक रूप से दस्तक देते हैं। तो जो दस्तक देते हैं, देखिए गांधी ने 2 बात कही। पहली बात तो ये कही कि अगर आप कोई बात कहते हैं और अगर आपकी बात देश के आखिरी छोर पर खड़े नागरिक तक पहुंच नहीं पाती, वो आप उसके फिर आपके कहने का कोई मतलब है नहीं। इस नजरिए से मैं जो मानता हूं कि गांधी के उस रूप की शायद हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, या आजादी के बाद हमने जो गांधी को हमने प्रस्तुत किया है अपने भारतीय नागरिकों के मन में, दिलो दिमाग में और उनके सामने, वो एक आजादी दिलाने वाले एक राष्ट्रपिता की छवि के रूप में तो है, लेकिन जो उन्होंने ये मंत्र 1919 में समझा था कि अगर आप अपनी बात इस देश के लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो फिर आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए वो पूरी शताब्दी में मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई संप्रेषक था, बेस्ट कम्युनिकेटर, उनसे अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला अभी तक कोई दूसरा नहीं आया। और कम्युनिकेशन के जरिए हम कैसे किया उन्होंने, कि वो उस दौर में किया, आज हम पत्रकारिता पर तमाम दबावों की चिंता करते हैं, बाजार का दबाव है, सियासत का दबाव है, और भी तमाम अलग अलग तकनीक का दबाव है, कई तरह के दबावों की, और इसके चलते हम बात करते हैं कि मीडिया की गाड़ी पटरी से उतर गई है, कभी हम कहते हैं कि मीडिया की साख पर संकट है। लेकिन जो गांधी के समय जो गुलाम हिंदुस्तान था, उस समय दबाव कैसे थे, मैं केवल एक घटना का जिक्र करूंगा, फिर गांधी के रूप की उस
उस दौर में गांधी जब आगे बढ़ता है तो उस दबाव का सामना करने का अर्थ क्या होता है। जो गांधी को कमजोर समझते थे कि अंग्रेजों से लड़ने में गांधी एक कमजोर व्यक्ति थे, उस धारणा को मिटाता है। देखिए 1911 जब बंगाल से राजधानी, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई थी, और जब दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय की सवारी निकल रही थी तो उसमें एक बम धमाका हुआ था, हम सभी को पता है। बम धमाका होने के बाद फिर अंग्रेज सरकार अचानक उसको फिर ये इस तरह से उसको लगा कि 1857 को तो चलिए गदर नाकाम हो गया था, हम काफी पहले देख चुके थे, और लेकिन अगर वाइसरॉय के हाथी पर हमला हो सकता है तो इसका अर्थ ये है कि ये देश बहुत बहुत गुस्से में है और आजादी के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी में है। तो उसके बाद अंग्रेज हुकूमत का, गोरी सरकार का एक ऐसा रूप हमने देखा था कि आपको याद होगा उसी दौर में बात बात में हमारे किशोरों को, हमारे नौजवानों को जिनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आई है, वो उनको फांसियां दी जाने लगी, उनको पेड़ों पर, चौराहों पर लटकाया जाने लगा, ताकि वो एक ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि उसमें कोई भी मुंह खोलने का, जबान खोलने का साहस न कर सके। उस दौरान उस गुस्से का, जलियांवाला बाग उसी की तो परिणति थी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ तो उसका अर्थ ये नहीं था कि अचानक कोई जनरल डायर गए थे और वहां पर गोलियां चला दी थी। वो एक सोची समझी साजिश थी कि वो उसका एक संदेश पूरे देश में आएगा और सारा देश शायद डर जाएगा। उससे पहले हम सब जानते हैं कि 17 बरस का करतार सिंह सरावा, जो सरदार भगत सिंह का प्रेरणा पुरुष था, उसको किस तरीके से फांसी दी गई थी। तो उस दिन लोगों, उन अंग्रेज हुकूमत को तो लगा ये कि डर जाएंगे लोग, लेकिन उससे मंत्र क्या हुआ? मंत्र ये निकला कि करतार की फांसी के बाद हमारे क्रांतिकारियों और हमारे आजादी के दीवानों के मन में कहा जाने लगा था कि फख्र है भारत को, ऐ करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज, हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। तो ये बात उस समय कही गई थी। ऐसे में 1919 में जब गांधी ये महसूस करते हैं कि पहले लोगों को जागरूक करो, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ और लोगों को अपनी बात को इस ईमानदारी के साथ रखो कि उन्हें लगे कि वो गुलामी की किस जंजीरों में जकड़े हुए हैं और किस तरह जी रहे हैं। और इसलिए वो 1919 में एक एक्ट आया था, अगर आप सभी को याद होगा, अमरीश जी भी याद कर पा रहे होंगे, कि उस एक्ट में ये था कि जो अखबार निकालेगा उस अखबार का जो प्रकाशन है वो बिना गवर्नमेंट की अनुमति के नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं था, उसके बाद ये था कि उस अखबार में या उस प्रकाशन में जो भी छपेगा उसके एक एक लफ्ज का, उसके एक एक शब्द का हिस्सा, वो जो जहां से अखबार निकलेगा वहां के सरकारी मशीनरी के द्वारा जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो जब दबाव की ऐसी स्थिति हो, मैंने एक बाहरी दबाव की बात बताई कि चौराहों पर लाशें लटकी हुई हैं हमारे देशभक्तों की, फांसियां हो रही हैं, जलियांवाला बाग हो रहा है, और उसके बाद उसी क्रम में चांद का फांसी अंक निकलता है और चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की और शहादत होती है, गणेश शंकर विद्यार्थी की जिस तरह से जान जाती। महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रकाशन करते हैं और उसके पहले सफे पर, पहले पन्ने पर वो लिखते हैं कि मैं ये बिना सरकार की अनुमति के, बिना प्रकाशन की अनुमति लिए छाप रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ये, बात बहुत बड़ी बात है, और कोई वही आदमी कर सकता है जो अपनी आंखों में सच और ईमानदारी की, जिसकी नीयत साफ हो। सत्याग्रह क्या है? सच का आग्रह। अखबार उन्होंने सत्याग्रह निकाला था। सत्याग्रह यानी सच का, सत्य का आग्रह, जो सच के साथ संवाद करता है वही तो सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह निकाला और गांधी ने लिखा कि इसके एक एक शब्द की जो अनुमति लेनी होती है मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, और ये प्रकाशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये एक्ट वापस नहीं हो जाता। और ऐसा हुआ, गोरी हुकूमत को झुकना पड़ा और उस सत्याग्रह का प्रकाशन होता रहा। मैं ये बात इसलिए ये पहली मैंने बात बताई क्योंकि दरअसल गांधी अपने आप को उस रूप पर हम बहुत कम बात करते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार मानते थे।
और वो उनका जो जो एक संपादक और पत्रकार का जो रूप था, वो मैं बताऊं आपको, जितना उन्होंने लिखा है एक पत्रकार और संपादक के नाते, आज 100 वर्षों के बाद भी हम कह सकते हैं कि उतना किसी पत्रकार ने आजाद भारत में नहीं लिखा है। आजाद भारत में उतना संपादन किसी ने नहीं किया है, ये गांधी की थी। और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और मैं इसलिए कि वो उसके उनके अंदर के नैतिक साहस की बात कर रहा हूं। नैतिक साहस की बात यह है कि जब वो 21 साल, केवल 21 बरस के थे, देखिए क्या विरोधाभास था, 21 बरस के थे तो उन्होंने जो है कोई अखबार नहीं पढ़ा था जिंदगी में। लेकिन जब वो लंदन अफ्रीका में थे तो लंदन में द वेजिटेरियन के लिए 9 लेख लिखते हैं। और पूरे ब्रिटेन में उस समय शाकाहार को के पक्ष में एक माहौल बन जाता है। तब लोग कहते हैं ये कौन है मोहनदास करमचंद गांधी जो इस तरह के लेख लिख रहा है और अफ्रीका से बैठ के लिख रहा है। लंदन में आंदोलन हो रहा है, शाकाहार का एक मूवमेंट खड़ा हो जाता है। उसके बाद 23 साल में वो पूर्ण फुल टाइम जर्नलिस्ट बन जाते हैं। 23 साल में, जब वो केवल 23 साल के होते हैं, और जब दक्षिण अफ्रीका में वो पहला मुकदमा अपना लड़ रहे होते हैं तो वो गुजराती पगड़ी पहन के जाते हैं। गुजराती पगड़ी पहन करके वहां उनको उस पगड़ी का उपहास उड़ाया जाता है, वो गोरे अपमान करते हैं। और फिर देखिए, जो मैं बेस्ट संप्रेषक की बात करता हूं, उनको एक श्रेष्ठतम संप्रेषक मानता हूं शताब्दी का, तो इसीलिए मानता हूं कि वो उस अपमान को खून के घूंट पीते हैं। और उसके बाद लंदन के अखबारों में और जहां जहां भी अखबार हैं उसके विरोध में, इस व्यवहार के विरोध करते हैं और अखबारों में लेखों की बौछार कर देते हैं और एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो गांधी के इस निर्भीक साहस का जो रूप है वो हमारे आज के हिंदुस्तान की नई नस्लें नहीं जानती हैं। हम ये कहना चाहते हैं, और गांधी कहते हैं, पूरे उन्होंने अपने लिखा है कि मैंने एक शब्द भी बिना विचारे, बिना तौले या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा है, कभी नहीं लिखा है। उसके बाद फिर वो उन्होंने 1933 में हरिजन निकाला और यंग इंडिया और नवजीवन निकाला, और लंबी पत्रकारिता की बात है। मेरा ख्याल है कि जैसे अमरीश जी ने कहा था कि अभी पहले वक्तव्य के रूप में, अभी इतना हम आगे शायद दूसरे राउंड में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी निर्भीक पत्रकारिता के रूप में उस दौर की एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत जरूरी बातें हैं और ये सब बातें लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत गलत जानते हैं। कम्युनिकेटर की आपने बात की, चूंकि मेरी जिंदगी भी पूरी आकाशवाणी में बीती है, तो अब सोचिए कि ना तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, हम सबने सुनी है, ना उनका उच्चारण अच्छा था जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं प्रभाव कहाँ से आता था? प्रभाव आता था क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आता, तो जो दिल से जो बात निकलती है, सर रखती है, तो वो एक भाषण देते हैं, कहीं भी आधे घंटे का भाषण देते, चीखते चिल्लाते नहीं है। आप उनके भाषण सुन लीजिए, बड़ी शांतिपूर्वक बात करते हैं। और जब उनका भाषण खत्म होता है तो कितने सरकारी वकील वकालत छोड़ देते हैं, कोई नौकरी, तरह तरह की नौकरियां छोड़ देते हैं। यानी एक सभा में दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग नौकरियां छोड़ देते हैं, ये शक्ति थी। तो एक तो कम्युनिकेटर वाली बात, अब मैं उषा जी बोला उससे पहले एक बात में, और जो आपने कहा वो क्रांतिकारी, उसका ये भी उस पर हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा आपको। एक क्रांतिकारी जो है वो छुपा हुआ घूम रहा था पुलिस से, और उसके वही हुआ था कि उसके पिता ने उसको घर से वो बेदखल कर दिया था कि हमारा संबंध नहीं, रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए, तो कहीं वो छुपा छुपा, तो महात्मा गांधी कहीं भाषण देने जाते हैं तो वो उनसे गांधी जी से मिलता है। तो गांधी जी जो सवाल करते हैं वो हमारे नौजवानों को बहुत याद रखना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई तुमने चोरी की है क्या, तुमने कोई डाका डाला है क्या, तुमने कोई अपराध किया है क्या, तो क्यों छुपे फिरोगे? हम आजादी मांग के लिए कर रहे हो ना सारा कुछ, तो आजादी की मांग करेंगे, आजादी हम मांगेंगे, जेल में डालेंगे, चले जाएंगे, जेल से छूट जाएंगे, फिर मांग करेंगे। तो मैं वही जो आपकी निर्भीकता है उसी पर फोकस कर रहा हूं कि ये निडरता जो है वही सूत्र था सबसे बड़ा। फिर मैं उषा जी की तरफ चलता हूँ। उषा किरण खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से जो जिस तरह का जो कुछ आपने देखा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाइए, तो उस नाते कि आप किस रूप में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को देखती हैं देश में, उनकी ठीक है 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के अलावा उनकी उपस्थिति को कैसे और कहां कहां महसूस करती हैं, और खासकर हमारे युवा पीढ़ियों तक उनकी बात कैसे पहुंचाई जा सकती है? उषा जी। हाँ, धन्यवाद आपको बहुत बहुत वाजपेयी जी, और आप दोनों ने, राजेश जी ने और आपने अमरीश जी ने जो कुछ कहा,
ये दोनों ही बातें बहुत बड़ी 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 बातें आपने कही। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गांधी जिंदा हैं, देश विदेश या जहाँ कहीं जिसकी चर्चा आपने की वो तो है ही है, उसके अलावे भारत के जन जन में जिंदा है, जो आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि आप जिस गांव में जाइए, छोटे से छोटे लोगों से आप पूछिए, और जहाँ पर जिसके यहाँ अखबार नहीं जाता है और सिर्फ वो हंसिया खुरपी के बारे में ही जानता है और जानती है, वो भी गांधी जी के बारे में जानते हैं। इसका कुछ तो कारण है। और गांधी जी ने आप सारा बैकग्राउंड आप लोगों ने बता ही दिया कि कैसे अफ्रीका से और यहाँ आए और कैसे हथियार से सब कुछ चल ही रहा था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी पहले आदमी थे, ये चल रहा था, ये सिलसिला बंद नहीं हुआ था बल्कि भड़का हुआ था। ऐसे समय में वो आए, और आए कहाँ, तो घूमते फिरते वो चंपारण आए, क्योंकि गांधी जी को चंपारण में आके इतने दिनों तक रह के उनको ये पता चला कि समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं मालूम उसको कि क्या है देश, क्या है आजादी और क्या है गुलामी, ये पता ही नहीं था। आपके लोग जानते नहीं थे कि गुलामी और आजादी क्या है। वैसे तो अगर कहना चाहें तो अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा देश आजाद है तो क्यों है, और आजाद है तो हमको क्या मिल जा रहा है, कोई नहीं जानता है ठीक से। लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि वो अंग्रेज बाहर से आए हुए हैं और ये हमारा शोषण कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हम गरीब हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग, ईश्वर जो है ना ऊपर वाला, वही नहीं दे रहा है, वही हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। बस यही वो सोचते हुए बैठे थे और पुष्ट दर पुष्ट चला जा रहा था। तब गांधी जी ने अपने समय के, अपने समाज की कुरीतियों की ओर ध्यान दिया और देखा कि भाई इतने ये लोग विपन्न हैं, इतने तकलीफ में हैं, फिर भी जन जन के अंदर ये भावना क्यों नहीं है कि हम इससे छुटकारा पाए। छुटकारा पाने की भावना नहीं है, लेकिन गांधी जी ने समाज को जागृत किया। समाज को सबसे पहले वो आप देख लीजिए कि 2-3 देश की आजादी के लिए उनकी जो सुनियोजित चाल थी, एक नंबर राजनेता थे वो चाल थी कि कैसे हम ग्रास रूट में जन जन को ये समझाएं कि हमारा ये देश है और तुम इस देश के वासी हो, और ये लोग जो हैं ये हमारे देश के नहीं हैं, इनको यहाँ से विदा होना चाहिए। इस बात के लिए समाज को जागृत किया। औरतें जो बाहर नहीं आ रही थी, जो घूंघट में थी, जो चाहे जैसे भी रहती थी, दुख और सुख काट के अंदर घूंघट में रहती थी, जो मजदूर औरतें थी वो भी घूंघट में ही मजदूरी करती थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले ये कहा कि घर से निकलिए, घर से बाहर निकलिए, काम कीजिए, अपना चेहरा मत छुपाइए और किसी न किसी रूप में शिक्षित होइए। तो समाज को सुधारने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, एकदम पैरेलल ये बात हुआ कि समाज जैसे जैसे सजग होता गया वैसे वैसे लाठी खाने के लिए सामने आने लगा। ये तो है ही, जो आप लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आकर्षण था, वो एकदम साधारण से स्वर में, एकदम मीडियम वॉइस में जो कुछ बोलते थे, उसका इतना प्रभाव पड़ता था लोगों के ऊपर। तो वो आकर्षण था। आकर्षण क्यों था? क्योंकि जो गांधी जी बोलते थे वो उसको छू जाता है और वही यथार्थ था। आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास खाने नहीं है, और क्यों नहीं है? आपकी स्त्री बाहर नहीं आ सकती है, आप घर के अंदर बंद करके क्यों रहते हैं? आपको अगर आपने जरा पढ़ लिख लिया है तो आप अपनी पत्नी को बाहर लेके आइए जैसे। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया। चंपारण वो अकेले नहीं थे, कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थी। और घरों में गांधी को के सामने अगर नहीं शुरू में जाने दिया जाता था तो कस्तूरबा गांधी घरों में जाती थी चंपारण में, और घरों में जाके स्त्रियों को लेके आती थी। तो इस तरह गांधी जिंदा आज तक हैं, क्योंकि वो समाज में जिंदा हैं। जिस दिन समाज में नहीं रहेंगे तब गांधी के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं जाएंगे कहीं। अभी भी
ग्रामीणों को, दुखियों को, पीड़ितों को अगर किसी पर भरोसा है तो सिर्फ गांधी पर। इसीलिए गांधी समाज में जिंदा है, इसीलिए जिंदा हैं और रहेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और सच बात, और ये बहुत बड़ा बदलाव था। और कस्तूरबा जी का निश्चित रूप से उनके योगदान को भी हम प्रणाम करते हैं, उनको बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। हर कदम पे कस्तूरबा जी उनके साथ बराबर से रहीं। अब हम ये सिलसिला जब हम आगे बढ़ाते हैं, हम उनके थोड़ा एक वैश्विक जो उनकी देन है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ इस चर्चा की शुरुआत के संदर्भ में मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। मसलन एक मेरे, जब ये 9/11 हुआ, जब ये आतंकवादी घटना हुई और अमेरिका में, तो उसके बाद जो कि भारत वाले हों, पाकिस्तानी हों, इराकी हों, कुछ हो, कोई फर्क तो होता नहीं चेहरे मोहरे में। तो हमारे कवि मित्र हैं, उनको तो लोगों में बड़ा गुस्सा था, अमेरिका के लोगों में। तो अब जब वो कहीं से लौट रहे थे तो अमेरिका के 4 नौजवानों ने उनको घेर लिया। अब किसी ने चाकू निकाला, किसी ने पिस्टल निकाली, किसी ने कुछ निकाला। अब ये जो है हमारे कवि मित्र, वो तुरंत बोले इंडियन इंडियन इंडियन, गांधी गांधी गांधी। और गांधी का नाम लेते ही वो चाकू छुरे, पिस्टल विस्टल सब वापस हो गए। ये गांधी है, अमेरिका की घटना, सच्ची घटना। और एक घटना का और जिक्र करूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, कि जब पेरिस में जब ये आतंकवादी घटना एक हुई, वारदात हुई, तो वहां के बुद्धिजीवियों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें वो गांधी जी की तस्वीरें थी, गांधी जी के कोटेशन थे। अब वो कोई भारतीय दूतावास ने नहीं किया था, वो कोई गांधी जी की संस्था ने नहीं किया था, वहीं के पेरिस के इंटेलेक्चुअल्स ने ये आयोजित किया था कि अगर अब दुनिया में कोई उम्मीद है तो वो गांधी के रास्ते से चल के ही होगी। तो बहरहाल बहुत बड़ा उनका योगदान है वैश्विक परिवेश की। अगर हम बात करें, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया को तो उन्होंने इस तरह प्रभावित किया, और भारत में जो स्थितियां हैं वो एक अलग है। मैं एक बार फिर से अमरीश जी से चाहूंगा कि उनका जो वैश्विक योगदान है उस पर थोड़ी चर्चा करें। देखिए, वैश्विक योगदान की बात करें अगर हम महात्मा गांधी के, तो आप ये देखिए कि उन्होंने शुरुआत ही इंडिया से बाहर से की। मतलब पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की, लेकिन उसके बाद जो उनका कार्य क्षेत्र बना वो दक्षिण अफ्रीका बना। तो वो सिर्फ बैरिस्टर अपनी प्रैक्टिस करने तो गए थे वहां, लेकिन वो तो कहीं पीछे रह गया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके अब जिस तरह से लोगों को एकजुट किया, तो 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। एक तो ये कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में भारत के अलग अलग जगहों के लोग थे, जिसमें गुजरात के भी थे, साउथ इंडिया के लोग भी थे, नॉर्थ के भी थे, लेकिन उन्होंने सबको एकजुट किया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों में एकजुटता लाने की, और यहाँ पर कोई प्रांत का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई पहनावे का भेद नहीं। तो ये सबसे बड़ा जो उन्होंने प्रयोग किया, जो प्रयोग उनका पूरी तरह से सफल हुआ। और न सिर्फ वो भारत के लोगों के लिए, फिर वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए भी उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो जो मूल अधिकार हैं लोगों के, देखिए वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल थे और यूनिवर्सल रहेंगे। अगर हम आज के संदर्भ से भी उसको जोड़ें, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो वो भारत के लोगों के लिए भी है, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए है, सभी के लिए है। तो जो हम उस समय, आप मानवाधिकार की तरह से उन्होंने उस काम को नहीं किया, लेकिन आप सीधा रिश्ता दिखाई देता है कि लोगों को जो मूल रूप से जीने का अधिकार है, जो हमारा भारत का संविधान हमें आर्टिकल 21 में देता है, उसकी बात वो करते हैं। जो मूल अधिकारों की बात है, जिसमें अभिव्यक्ति का अधिकार भी है और अपना 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 काम करने का भी जो अधिकार है, उस सारे अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और वो भारत से बाहर किया। इनफैक्ट वही उनका जो संघर्ष था, उसी ने उनकी भी ट्रेनिंग की, खुद की भी ट्रेनिंग की। उन्होंने देखा कि मैं इस प्रयोग को करके किस तरह से सफल हो सकता हूँ, और उसके बाद वो सारा प्रयोग उन्होंने यहाँ आके किया। यहाँ पे जो पत्रकारिता की भी बात थी, उसको भी मैं थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जो राजेश बादल जी ने कहा, उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला। अब आप देखिए, पूरी पत्रकारिता, पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता ये एक सिनोनिम है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों साथ चले। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की और भारत के बाहर की।
तो महात्मा गांधी ने जैसे भी पत्रकारिता की तरफ उन्मुख हुए, लेकिन उन्होंने उस ताकत को पहचाना और इंडियन ओपिनियन निकाल के, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि ऐसा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपना करियर, जो उस समय के हिसाब से उनका जो मूल करियर था, वकालत करने गए थे, वो करियर उनका दांव पे लग गया। जो कुछ उनके पास जमा पूंजी थी वो भी दांव पे लग गई। लेकिन एक लक्ष्य था और एक तरीका था, तो पत्रकारिता को उन्होंने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के रूप में इस्तेमाल किया। मैं आज भी जब सोचता हूं कि आज 2021 में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने पत्रकारिता को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। जो प्रयोग उन्होंने भारत में भी आके किया, तो जो विश्व के परिदृश्य पे अगर हम देखें तो पत्रकारिता को स्थापित करने का काम महात्मा गांधी ने किया। भारत, बाद में भारत में किया, पहले साउथ अफ्रीका में किया, इंग्लैंड में किया। तो पत्रकारिता की जो विकास यात्रा, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन पूरी दुनिया में पत्रकारिता जिस तरह से आगे बढ़ी है, उसमें गांधी जी ने एक अलग तरह के मानदंड स्थापित किए। और भारत में अगर हम बात करें कि उन्होंने जो पत्रकारिता की, दो तीन बातें बहुत ही जरूरी मुझे लगती हैं जो बताना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र निकाले। जब हम भाषाई पत्रकारिता की बात करते हैं, वो अब 100 साल बाद भी उस तरह से विकसित नहीं हो पाई है जिस तरह की परिकल्पना गांधी जी के दिमाग में थी। उन्होंने जो भी समाचार पत्र निकाले, उन्होंने कोशिश की कि वो मराठी में भी छप जाए, गुजराती में भी छप जाए, तमिल में भी छप जाए, बांग्ला में भी छप जाए, जिससे कि, क्योंकि वो ये बात क्या बताती है, ये बात उनकी उस दृष्टि को बताती है जहां वो ये समझते थे कि लोगों तक पहुंचना है तो उनकी भाषा में ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने आज से 100 साल पहले किया, जो आज हम जिसकी बात करते हैं, तो कितना प्रासंगिक है ये एक्सपेरिमेंट। दूसरी एक और बात पत्रकारिता से जुड़ी हुई, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई, गांधी जी ने किए और पूरी दुनिया उनको मानती है कि लोगों की भाषा में ही लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। और एक बात जो विज्ञापन की है, आज का हमारा सारा मीडिया, और जो मीडिया की दुर्गति है इनफैक्ट, वो विज्ञापन की वजह से ही है। और खासतौर से हम टेलीविजन चैनल्स की जो 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 हालत देख रहे हैं, वो कहने की बात नहीं है, हम सब लोग जानते हैं वो किस लिए है। क्योंकि वो इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव मीडिया, इतना पूंजी आधारित मीडिया है कि उनको विज्ञापन चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो उनको पैसा दें। अगर कोई व्यक्ति पैसा, उद्योगपति पैसा दे रहा है तो उसका गाना गाएंगे, अगर सरकार पैसा दे रही है तो फिर उनकी बात करेंगे। तो गांधी जी को मालूम था कि ये जो प्रभाव है पत्रकारिता पे, ये किस तरह का असर डालते हैं, इसलिए उन्होंने नीति ही बनाई कि विज्ञापन नहीं लेंगे। तो एक जो बात हम आज के संदर्भ में समझ सकते हैं कि विज्ञापन पे कम निर्भरता और सब्सक्रिप्शन बेस पत्रकारिता, जहां पर आपके पास नियमित पाठक हो जो खरीद के आपका अखबार पढ़ते हो, तो ऐसे लोगों की जरूरत थी और ये उन्होंने स्थापित कर दिया, सफलतापूर्वक किया। आप देखिए कि उनके जितने भी समाचार पत्र जो उन्होंने निकाले, उनका सर्कुलेशन नंबर देखिए, जो आज भी हमको ईर्ष्या होती है कि इतने हजार उनकी प्रसार संख्या कैसे थी उस समय। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरी दुनिया के लिए है कि मीडिया की शक्ति क्या है। मीडिया को बिना आप एजेंडा के, जो एजेंडा पत्रकारिता की बात हम आज करते हैं, बिना एजेंडा के आप पत्रकारिता कर सकते हो। एजेंडा किसका? एजेंडा लोगों का, एजेंडा देश का, जहां देश की स्वतंत्रता के लिए बात करनी है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, किसी व्यक्ति का एजेंडा नहीं। तो ये जो आधार महात्मा गांधी ने रखा, वो सचमुच बहुत ही अनुकरणीय है, आज के संदर्भ में भी बहुत उपयोगी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए एक अलग पहलू पर आपने बात की अम्बरीश जी। राजेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूं और आप इस पर प्रकाश डालें कि कैसे महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के देशों को, उनके अभियानों को, उनके आंदोलनों को प्रभावित किया और उनका किस तरह से प्रभाव रहा। राजेश जी। देखिए, हमें याद रखना होगा कि जब गांधी का उदय विश्व इतिहास में होता है, विश्व मंच पे होता है, तो उस समय एक कहावत बड़ी प्रचलित थी कि अंग्रेजों के साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। और
दुनिया के बड़े बड़े देशों में और बड़े बड़े हिस्से पर उनका कब्जा था, और वहां लोगों को वो का शोषण करते थे। और वो डेनियल डिफो ने जैसे और विल्सन ने भी एक बार लिखा था इस चीज को कि अंग्रेज सारी दुनिया में जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वहां से निचोड़ते हैं, और टेम्स नदी के तट पर आकर उसको स्पंज की तरह हम लोग व्यवहार करते हैं, और टेम्स नदी के तट पर आकर उसको निचोड़ देते हैं। तो ऐसा जब माहौल था, जब सारे संसार में एक शोषण के खिलाफ, आत्मसम्मान के खिलाफ, एक एक ऐसी अपने जीने के हक के बारे में एक लोगों के दिलो दिमाग को झकझोरने की बात होने लगी थी, उस दौर में गांधी विश्व मंच पर अवतरित होते हैं। जो बात अभी अमरीश जी ने कही, मैं इंडियन ओपिनियन की बात कर रहा हूं कि 1903 में जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन शुरू किया तो 5 भाषाओं में शुरू किया। क्यों? इसलिए कि उससे पहले अंग्रेजों ने बड़ी तादाद में सारी दुनिया में जहां जहां भी उनकी दिलचस्पियां, औद्योगिक दिलचस्पियां थी, आर्थिक दिलचस्पियां थी, वहां भारतीयों को भर भर के ले गए थे, और वहां उन लोगों को, अलग अलग इलाकों के लोगों को फैला दिया था। गांधी ने वैश्विक स्तर पर यह प्रयास किया कि जो इंडियन ओपिनियन का तमिल, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, जैसा अभी अमरीश जी ने बताया, उन संस्करणों को प्रकाशित करने के बाद, और मैं बता दूं कि वो इंडियन ओपिनियन पे वो हर महीने उनका 1200 रुपया खर्च होता था उस समय, और गांधी ने लगातार 26,000 रुपया इस तरह से खर्च किया था अपनी जेब से। तो उन्होंने शुरुआत ये की कि कम से कम अगर दुनिया भर में फैले जो शोषित भारतीय हैं, अगर वो इकट्ठे हो गए, वो मजदूर इकट्ठे हो गए, तो फिर उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने में आसानी हो जाएगी। तो वैश्विक मंच पे जब इस इंडियन ओपिनियन इतना सफल और कामयाब रहा, तभी उस आधार पर वो जो है फिर भारत आते हैं। और जब भारत आते हैं, आपको याद होगा कि उनके जो सम्मान की बात थी, एक वो घटना थी जिसमें उनका ट्रेन से डरबन उधर की जो वो ट्रेन से उनका सामान फेंक दिया जाता है। एक बार वो बग्घी में जा रहे होते हैं तो अंदर से कैबिन से, जो बग्घी का कैबिन था, उसमें से उनको बाहर कोचवान के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह से उनको जिस तरह से व्यक्तिगत, जैसे जैसे उन पर व्यक्तिगत हमले हुए, वैसे वैसे उनके अंदर का गांधी और मजबूत होता गया, और उस दुनिया में वो धीरे धीरे संघर्ष का एक मिसाल बन गया। आज हम यूं ही दुनिया, कोई गांधी की कोई आज तो बड़े बड़े नेता जो हैं, अब जब जाते हैं तो उससे पहले उनकी पीआर एजेंसी पहुंच जाती है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां पहुंच जाती हैं, और 10,000 20,000 से लेकर के 50,000 की भीड़ जुटाने में आज 100 बरस बाद ऐसा उनको लगता है कि जो है पता नहीं क्या, कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। गांधी के नाम का जादू क्या था? गांधी के नाम का जादू आज से 100 बरस पहले ये था। आपने अगर मुंशी प्रेमचंद की पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी की जो अगर किताब पढ़ी है, शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद घर में, शायद उसमें लिखा है अगर मुझे ठीक याद है तो वो शिवरानी देवी लिखती हैं कि गांधी जी की जो रैली होती थी, तो जिस दिन रैली होती थी या जिस दिन सभा होती थी, उस दिन एक दिन पहले से 50-50 कोस से लोग अपना रोटियां या पूड़ी या जो जो अपना खाने की पोटली बना करके पैदल चल के आया करते थे। क्या विश्व इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है? कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि गांधी को सुनने के लिए, गांधी बाबा को छूने के लिए, गांधी बाबा को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़ते हो बिना किसी पीआर एजेंसी के। आज तो हम कहते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, अखबार है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस है, और इतने सारे संचार के उपकरण है, संसाधन है। लेकिन उस दौर में क्या गांधी के पास ये था? नहीं था। गांधी के पास बिल्कुल नहीं था। और इस तरह से लोग उनको सुनने जाते थे, वो एक अद्भुत बात थी। छूना चाहते थे, अद्भुत बात थी। तो ऐसा कोई गांधी के अंदर कोई चमत्कार नहीं था। गांधी सिर्फ वही बात करता था जो हर आदमी के दिल में धड़कता था, जो हर आदमी का दिल बोलता था, वही तो गांधी बोलता था। और इसीलिए वो आज कालजयी है। एक इस मैं कह सकता हूं कि जब जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, गांधी और शिद्दत से याद आता है, क्योंकि उन्होंने औसत भारत के गांव की बात कही है, जो दुनिया भर में आज मंदी का दौर लागू है। आज आप आर्थिक
कोरोना काल में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, बेरोजगारी का आलम है। अब हमने 2007 में भी देखा था कि उसी तरह से वहां पे उस समय भी हुआ था, और उसका उत्तर गांधी के ग्राम स्वराज में है। 1933 में जो गांधी लिखता है ग्राम स्वराज में, अगर हम उसका 10% भी अमल कर दें, आज मेरा दावा है कि मैंने जब 150 वर्ष हुए तो पूरे देश में गांधी पर जो मेरे करीब करीब 100 व्याख्यान हुए, मैंने अपने बातों में गांधी के ग्राम स्वराज को लेकर यही बात कही कि हम कुछ ना दें, केवल उस गांव को, आज हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, गांधी ये कहता था कि आप केवल अपने गांव को आत्मनिर्भर बना दीजिए। हर गांव अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ा बना ले, हर आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक चप्पल जूते बना ले, खाने के सामान बना ले, सब्जियां उगा ले, तो फिर तो उसके सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना, वो किसी के ऊपर निर्भर रहेगा ही नहीं। तो सरकार गांव से कमजोर हो, गांधी का एक कमजोर से मतलब नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार पर निर्भरता गांव की ना हो। किसानों की दुर्गति आज हो रही है, वो इसीलिए तो हो रही है। गांधी का जो खादी का जो मंत्र था, वो कितना लोकप्रिय हुआ था उस दौर में कि हम लोग तो छोटे छोटे थे और इतने लोकगीत हम लोग सुनते थे, इतने फिल्मों के गीत सुना करते थे, और उसमें गांधी के और खादी का कितना जिक्र था। एक मुझे याद आ रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के अपने उस गांव में था, तो उसमें एक बहुत पॉपुलर था, ढोलक पर महिलाएं गाया करती थी, ए हो संवरिया जो जाओ बजरिया तो लाओ चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। तो जहां जीते जी आदमी मिथक बन जाए, जीते जी आदमी एक आंदोलन बन जाए, जीते जी अपने आप में एक आदमी सत्याग्रह बन जाए, उस आदमी को वो आदमी कभी हमारे दिलों की धड़कन से दूर हो सकता है? भारत ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों ने इस बात को पहचाना है। अफसोस की बात यह है कि जब सारी दुनिया आज गांधी को बहुत गहराई से याद करती है, शिद्दत से याद करती है, तो हमारे देश में कुछ चंद लोग गांधी को हाशिए पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई उपक्रम उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा। जितना ही गांधी को भुलाने की साजिशें होंगी, गांधी उतना ही हमारे दिल में और धड़केगा। हम एक गांव, हम सब गांव के लोग हैं, आप भी गांव के होंगे, वाजपेयी जी भी, अमरीश जी भी, उषा किरण जी भी, सभी लोग हम लोग गांव से आए हैं, और जिस गांव से आए हैं वो सारा गांव हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कैमरे के सामने धड़कता रहता है। गांधी ने तो 1915 से लेके 1919 तक हजारों गांवों की यात्रा की, हजारों गांव उसके दिल में धड़कते थे। तो हजारों गांव गांधी के दिल में नहीं धड़कते थे। हम ये कह सकते हैं कि वो एक चलता फिरता हिंदुस्तान था। अगर वो चलता फिरता हिंदुस्तान था, अगर वो गांव धड़कते थे, तो फिर हम अपने गांव पर गर्व कर सकते हैं, तो उस गांधी पर गर्व क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं कहता हूं कि आज गांधी देश ही नहीं, परदेश में, सारी दुनिया में गांधी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के सहारे हम अपनी वैतरणी पार कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात की राजेश जी। मैं आपकी बात के समर्थन में सिर्फ एक बात ये जोड़ना चाहूंगा। आपने गांव की बात की, तो मेरे गांव में आजादी के कोई 40-45 साल बाद बिजली पहुंची। आप सोचिए उस गांव में। लेकिन मेरे जन्म से पहले, जब आजादी की लड़ाई, जब आजाद नहीं हुआ था भारत, तब हमारे गांव में, उसी गांव में चरखा पहुंच गया था। मेरी माँ चलाती थी, गांव में और लोग चलाते थे। ये गांधी था। तो बहरहाल उषा जी के पास में आता हूं, और आप इतनी बड़ी साहित्यकार उषा जी, साहित्य पर जिस तरह का प्रभाव पड़ा गांधी को, अभी वो चंद लोगों की बात कर रहे थे कि वो ठीक है कि गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बहुत ही फूहड़ सी बातें कर रहे हैं। अब चिंता सिर्फ इसलिए हो जाती, वो वर्ग बना देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें अब सांसद, विधायक और इस तरह के जो लोग शामिल हो गए, इसलिए हमें थोड़ी चिंता करनी चाहिए। लेकिन साहित्य में वो 90% लोकगीतों में अगर कोई है तो महात्मा गांधी है तो अब उसको कहां से हटाएंगे? तो हमारे उषा जी के पास में आने वाला था, उनके लगता है नेट में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तब तक मैं, जब तक वो उषा जी लौटती हैं, तो फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा। राजेश जी, आप तो इतना जुड़े रहे सिनेमा से, इतना फिल्म निर्माण किया। एक जमाना था जब वो कि गांधी जी के उसके विचारधारा को सामने लाने के लिए कितनी सारी फिल्में का नाम लिया जाए, जागृति हो या दो आंखें 12 हाथ, तो बहुत सारी, जहां पे, या वो वंदनी हो, कितनी कितनी। तो अब, और फिर अब बहुत अरसे बाद फिर वो आती है हमारे, वो जो जिसमें वो गांधी जी की एक तरह विचारधारा को लाया जाता है। एक नई बाद में फिल्म आई। लेकिन कैसे युवाओं तक ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी माध्यम है, जिसके माध्यम से ये जो दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि युवा नहीं समझेगा।
उसको वो तो बेचारा कैसे समझ पाएगा, जो उसके सामने जहर भरा जा रहा है, तो जहर तो जहर ही होता, वो बहुत भयानक हो सकता है। तो उसमें सिनेमा का क्या हो सकता है, वो आप बताइए। जी जागृति की राजेश जो जी। बात जब हम करते हैं तो आजादी के बाद उनके 1948 में उनकी हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद जो पहली फिल्म 1954 में आई थी वो जागृति थी। और जागृति में जो पंडित प्रदीप के जो गीत थे, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हम लोग वो उस फिल्म का एक एक गीत जैसे राष्ट्रगीत की तरह हो गया था और हम लोग बचपन में गाया करते थे। तो जिस तरह से इन फिल्मों ने नई नस्लों को ये कम्युनिकेट किया कि गांधी की भूमिका हम बचपन से अगर हम गांधी को इस तरह से देख रहे थे तो इसका अर्थ यह है, और हम आज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें एक विराट शून्य का एक जन्म हुआ है। और वो जो शून्य बना है वो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूं। जागृति फिल्म आई थी 1954 में, और उसके 5 बरस के बाद पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी बेदारी के नाम से। और बेदारी में क्या ही अद्भुत बात थी कि जागृति के सारे गाने बेदारी में नकल किए गए, धुन नकल की गई, गाने नकल किए गए, कुछ लफ्जों को बदल के। केवल पाकिस्तान में नहीं, और भी कई देशों में गांधी की जो जिन जिन फिल्मों में गांधी उस दौर में आए, गांधी की बातें आई, कई देशों में इस तरह की फिल्में बनी। अगर आप देख लेंगे उस दौर की, कि 1950 से लेकर 55, 56, 57 तक की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों में गांधी विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में दूसरे देशों की फिल्मों में नजर आते हैं। ठीक बात। अफसोस उषा की जी जुड़ गई हैं तो मैं उसका जी लाभ उठा लूं। उषा जी, मैं ये आपसे चाह रहा था कि साहित्य पर जिस तरह का उन्होंने प्रभाव डाला है, खाली पूरे भारत की के साहित्य पे, उसकी कविता पे, कहानियों पे, उपन्यासों पे, और कितना साहित्य उपलब्ध है, तो उस संदर्भ में मैं जानना चाह रहा था। और गांधी जी तो इतने उदार हैं कि जो कुछ तुकबंदी करने वाले तथाकथित कवि हैं, और वो गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं, एक सिरफिरे विक्षिप्त हत्यारे के पक्ष में कुछ सुना रहे हैं। बेशक ठीक है, उनको पैसे वैसे मिल रहे हैं, तालियां मिल रही हैं, तो कुछ लोगों की, बहके लोगों की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पूरे साहित्य को जिस तरह गांधी जी ने प्रभावित किया, मैं उस पर आपकी बात जानना चाहूंगा। गांधी जी ने अपने जीवन काल में तो प्रभावित किया ही था। जैसा कि राजेश बादल जी ने बताया कि उनके यहाँ जो गीत था, तो इसी तरह के सारे गीत थे जो चरखा चला रहे थे लोग। चरखा भी तो गांधी जी के कारण ही आया था। गांव में स्वावलंबन लाने का ये सबसे बड़ा काम था, और वो हम लोग जब अभी हाल तक यही देखते रहे। और मैं तो यहाँ महिला चरखा समिति, जो प्रभावती जी गांधी जी की बेटी मानी जाती थी, जेपी की पत्नी, उनके उस चरखा समिति की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ और उससे लगातार जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने देखा कि उन लोगों का ये सब। उसके साथ साथ आपने जो कहा साहित्य पर प्रभाव, साहित्य पर काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन एक पता नहीं क्यों हमारे देश में अलग अलग तरह का, जो आप कह रहे हैं ना, सिर्फ वही नहीं है जो गांधी जी के हत्यारों की तारीफ करके या गांधी जी के बारे में उल जलूल कह के लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा करती है। लेकिन इतने बड़े 1.25 अरब के देश में उस चेष्टा का कोई फल हमको नजर नहीं आता है। ये कोई नहीं, ये सब बातें जो है ना, बुद्धि विलास सिर्फ बड़े बड़े लोगों की, पढ़ने लिखने वाले जो पता नहीं कौन क्या पढ़ते हैं वही जानते हैं। आम जनता के बीच में ये बात नहीं है। आम जनता के बीच में गांधी जी वही है, लंगोटी वाले गांधी जी, जो लोगों के आंसू पोंछते थे, उनके साथ रोते थे। तो साहित्य में भी उन्हीं गांधी की चर्चा है। मैं बहुत छोटी थी और थोड़ा सा आभास है कि गांधी जी के लिए सारे लोगों ने श्राद्ध किया था उनके मरने के बाद। हमारे यहाँ लहेरिया सराय में भी लोग जाकर के घाट पर श्राद्ध हो रहा था, सारे लोगों ने बाल कटा लिए थे, जो कुछ होता है जैसा वैसा किया था। वो बहुत दिनों तक गांधी जी का, आज जो बाहर बाहर हो रहा है ना, लोग यूं कर रहे हैं, लेकिन गांव में और छोटे छोटे कस्बों में स्कूलों में, पंचायतों में, हर जगह
लोग गांधी जी बन के आते हैं और गांधी जी पर साहित्य बच्चे लिखते हैं। तो अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो युवा हैं, वो भी लिख रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने तो लिखा ही। बिहार में बहुत बुरी तरह एक समय में जंगल राज कहा जाता था। उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था किसको कब कौन हत्या कर देगा। तो मेरा एक उपन्यास ही है जो 2000 में आया था, सीमांत कथा। उस सीमांत कथा को मैंने यही साबित करने की कोशिश की है कि गांधी ही एक रास्ता है। जितनी हिंसाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए सिर्फ गांधी एक रास्ता है। तो मेरे उपन्यास में अंत में 4 लाइन है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। जी जरूर। हाँ, तो एक है कि भीड़ में तकरीरें हो रही थी, प्रत्येक कोने से उठी लपटें कभी बुझेंगी भी भाई साहब? आपको विश्वास है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा यह प्रदेश कभी सामान्य हो सकेगा? मैं अपने प्रदेश को लेकर चिंतित थी। भीड़ से एक स्वर उठा, हाँ बिल्कुल, कैसे, क्या तरीका है? पूछता है तो उस पर वो कहता है, ये गांधी की बात है, शील, सत्य और त्याग को शक्ति और अज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित किया जाए। गांधी के इस फार्मूला को एक बार आजमा कर देखना होगा। गांधी के दाय के सम्मुख असभ्यता और राज्य की अंतर्निहित कुटिल शत्रुता सदा पराजित होती है। गांधी इस जगत की पवित्रतम स्वप्न और आशा है तथा मनुष्य के सभ्य होने की सुनिश्चित संभावना। गांधी ने सभ्यता के भग्नावशेष से मनुष्यता का पुनराविष्कार किया। आने वाली प्रश्नाकुल चेतना सदा गांधी से पाथेय प्राप्त करेगी। ये मैंने लिखा। बहुत और ये बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। बस यही हमारी उम्मीद की किरण बनती है। और लेकिन अब इस चर्चा का हम समापन की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ 1-2 मिनट में आप सबसे हम चाहेंगे कि क्या इस चर्चा में कि जो दुष्प्रचार हो रहा है, अब साधन जो व्हाट्सएप जैसा साधन आ गया, जो हमारे मानवता के इतिहास का शायद सबसे मतलब बहुत बड़ा उपहार है कि उसमें अखबार भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, सब कुछ आ गया। उस पवित्र इतने महान साधन को हमने इतना अपवित्र कर दिया। उसमें 90% झूठ और ये सब भरा रहता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है। हालांकि सोशल मीडिया हमारे देश में बेशक अभी गांव-गांव तक उस तरह से उसका प्रभाव नहीं जितना हमारे उन लोकगीतों का है, जो भी है। तो गांधी कहीं नहीं जा रहे हैं, दुनिया में तो वही है, लेकिन ये भी शर्मनाक होता है कि हम क्या तस्वीर, दुनिया को क्या तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह का हम ये कर रहे हैं। बहरहाल 2-2 मिनट आप सबसे चाहूंगा कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हमारे युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित नहीं हो और गांधी जी के विचारों को उनको सही तरह से प्रस्तुत किया जा सके। और गांधी जी को कम से कम, जिस व्यक्ति ने वो 3 पीस सूट पहनने वाला वरिष्ठर और वो अपना सुख सुविधा की जिंदगी जी सकता था, जिसने पूरी जिंदगी अपनी होम कर दी, परिवार पूरा होम कर दिया देश के लिए, और उसको अब उसके और वो आजादी के समय नोआखाली में बैठे, अनशन पे बैठे बेचारे, और उनके लिए ऐसे व्यक्ति को भी अभी जो है इतनी उनकी मृत्यु के इतने दिनों बाद भी वो नहीं छोड़ रहे वो लोग, ये बड़ा बहुत तकलीफ देता है। तो मैं सबसे पहले अम्बरीश जी आपसे 2 मिनट में क्या किया जाना चाहिए, किस स्तर पे, उसमें सरकार क्या कर सकती है, समाज क्या करे, संस्थाएं क्या करें, हम बुद्धिजीवी क्या करें और लेखक कवि क्या करें, वगैरह वगैरह। जी देखिए, एक चीज जो मैं गांधी जी से हम सीख सकते हैं और आज के समय में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी घृणा है, हिंसा है, जिस तरह का वैमनस्य है, जिस तरह की समस्याएं हैं, इनका कोई रेडीमेड समाधान तो आज के समय में मुझे दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमारी जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का समाज जिस तरह के दौर में जा रहा है और जिसमें जिसका अच्छा उपयोग होना चाहिए था टेक्नोलॉजी का, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक सुझाव के तौर पे है, अगर किसी तरह से लागू हो सके जो गांधी जी ने किया। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने गोखले से यही कहा था कि पहले मैं देश को समझूंगा तब आगे काम करूंगा। और उसके लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और इस देश को समझा। तो
अगर हम इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट आज कर पाए किसी तरह से कि हम शिक्षा में इस तरह की कोई चीज डालें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि एक कोई बच्चा पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करते करे पूरा देश घूम ले, तो जब आप पूरा देश घूम लेगा कोई बच्चा, तो हर तरह के लोगों से मिलेगा, भांति भांति के लोग हैं, अलग पहनावे के, अलग विचारधारा के, अलग बोलियों को बोलने वाले, अलग तरह की खेती करने वाले, अलग तरह का खाना खाने वाले। तो क्या होगा, आपका एक जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक बनेगा। और जब वो समग्रता में आप चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का एक दुराव है और जिस तरह का एक घृणा है या जो जिस तरह की दूरियां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के में कि ये आदमी ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ का आदमी ऐसा होता है, इस धर्म को मानने वाला ऐसा होता है, ये जो चीजें हैं ये दिमाग से निकलेंगी। सिर्फ क्लास में पढ़ाने से मुझे लगता है कि नहीं होगा। और गांधी जी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, उन्होंने पूरे देश को घूमा, पूरे देश को समझा, तब मैदान में कूदे। तो हमारे लिए भी जरूरी है, हम चाहे पत्रकारिता करें या दूसरा कोई भी प्रोफेशन में किसी में हो, अगर हम इस देश को समझते नहीं है, इस लोगों को नहीं समझते हैं, तो हमारे मन में दूसरों के लिए अलग अलग तरह की धारणाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज जो गांधी जी से सीख के अगर हम किसी तरह से अमल में लाएं तो आज मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और एक बात मैं फाइनली और कहना चाहूंगा, अभी कल मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर विक्रांत किशोर, वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में डीकेन यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मैंने शेयर भी किया, और वो बहुत ही 2 लाइनें हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि गांधी क्या है। गांधी जी ने लिखा है, When I despair, I remember that all through history, the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it always. तो मेरा यही कहना है अंत में कि आखिर में जीत सत्य की होगी, आखिर में जीत सही रास्ते की होगी। बीच में जितनी भी चीजें आनी है आएंगी, लेकिन अंत में सत्य विजयी होगा। और हमें इस आशा के साथ ही रहना चाहिए कि चीजें ठीक होंगी और हमारा ये देश आगे जाएगा। धन्यवाद। जी जी राजेश बादल जी, बहुत संक्षेप में आपकी बात, आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, बचपन में सुझाव की जब बात आती है तो बचपन में एक कहावत हमने सुनी थी, हमारे गांव में कहा जाता था कि जिनके पास दांत होते हैं उनके पास चने नहीं होते, और जिनके पास चने होते हैं उनके पास दांत नहीं होते। एक कविता हम पढ़ते थे कि माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सैर सवेरे कर आऊंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा। लंबी कविता थी, और हम लोग सोचा करते थे कि गांधी जी सवेरे सैर पे जाते थे, हमको भी जाना चाहिए। और हम पूरी क्लास के बच्चे सब मिलकर के सुबह सैर पर जाते थे, हैं सब लोग टाइम पर। जो घड़ी कमर में तो नहीं लटका सकते थे, लटकाने वाली हमारे उस आदिवासी गांव में थी भी नहीं, सड़क भी नहीं थी उस गांव में, तो बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो घड़ी कहाँ से। लेकिन 1 घंटे के अंदर आना है तो आना है। तो मैंने गांधी के उन चीजों को हमने अपने 60 के दशक में अगर हमने उन चीजों को उतारा है, आज हम कहते हैं, जो मैंने चने और दांत की तुलना की है, कि आज कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां गांधी दर्शन पढ़ाया जाता है, कितनी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां गांधी के ग्राम स्वराज पर चिंता की जाती है, कितने यूनिवर्सिटीज, स्कूल, महाविद्यालय ऐसे हैं जहां बचपन से और स्कूलिंग तक और कॉलेज में जाकर के पढ़ाया जाता है, कहीं नहीं। कितने शोध प्रबंध लिखे गए गांधी पर, कोई गांधी के नाम पर गांधी एक मजबूरी बता दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो हमने एक विकृत संदर्भ में तो उनको याद किया, लेकिन हम गांधी की जो 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 बेहतर चीजें हैं हम खुद ही नहीं, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजों में और स्कूलों में उनकी हत्या कर दी है इस तरह से। और करेगा कौन? ये मैं नहीं कर सकता, वाजपेयी जी नहीं कर सकते, ये तो सरकार को करना है। अब सरकार कैसे करेगी? सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार जिस दिन करना चाहेगी उस दिन गांधी का ग्राम स्वराज गांव-गांव में आ जाएगा। गांव-गांव में आ जाएगा तो सियासत की अपने जाति दिलचस्पियां आड़े आएंगी, मल्टीनेशनल्स की दिलचस्पियां आड़े आएंगी, उनके आर्थिक हित आड़े आएंगे, तो कोई उनकी सियासत कैसे चलेगी? दूर थे जब तक सियासत से हम भी साफ थे, और खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। तो ऐसी सियासत में उनको सियासत को कभी नहीं करना है। गांधी जब तक नई नस्लों तक नहीं पहुंचाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आशावादी हूं स्वभाव से, निराशावादी नहीं हूं।
गांधी धड़क रहे हैं तो अपनी दम पे, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार की तो कोई दिलचस्पी हो ही नहीं सकती। ये मैं बिल्कुल आपको 100% 100% सही बात कह रहा हूं। जी जी, लेकिन ठीक है, लेकिन बुनियाद इतनी मजबूत है, जैसे मैंने कहा कि सारी बोलियों में जो लाखों हजारों लाखों जो लोकगीत रचे गए हैं वो उनको जिंदा रखेंगे। उषा जी की तरफ मैं आता हूँ। अंतिम आप वाक्य बाप की तरफ से हमें सुनना है एक संदेश कि कैसे हम महात्मा गांधी की सही प्रतिष्ठा अपने देश में वापस ला सकें। दुनिया में तो वो फैलते ही जा रहे हैं, लगातार फैलते जा रहे हैं। ऐसा है कि सचमुच में स्कूलों में गांधी जी पर जैसे मैंने अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को देखा है कि एक मॉरल साइंस का क्लास होता है, इस तरह से एक गांधी विचार का क्लास बच्चों को होना ही चाहिए, ताकि बचपन से जो बच्चे हैं वैसे तो जानते हैं, लेकिन गांधी की छोटी छोटी बातें, इंस्पिरेशन वाली बातें, कभी बच्चे वहीं से तो बुनियाद उनकी बनती है। और वही हम लोग जो बचपन में जो हम लोगों ने जो प्रार्थना सीखा होगा वो आज तक याद है। और गांधी की बातें वहीं से अगर की जाए तो गांधी हमेशा हावी रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मेरा अपना जो प्रयोग है, क्योंकि गांधी जी खुद प्रयोग करते थे अपने ऊपर, तो आप और हम उनको फॉलो करते थे। हमारी माँ उनके साथ रह चुकी है 1940 के इसमें रामगढ़ कांग्रेस में, तो बहुत सारी बातें कहती हैं जो आप लोग जब संस्मरण की किताब मेरी निकलेगी तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मेरा अपना ये प्रयोग है कि मेरे संपर्क में जितने लोग आते हैं वो निरक्षर हों, आदिवासी हों, मूर्ख हों या बहुत पढ़े लिखे हों, मैं गांधी की चर्चा करती हूँ, गांधी जी के विषय में बताती हूँ। और जो ईश्वर चर्चा करता है उनको भी हम गांधी जी के भजनों के बारे में, आश्रम भजनावली जो हम लोग बचपन से गाते रहे, मेरे घर का प्रैक्टिस, वो सब मैं बताती हूँ। इस तरह से जो मेरे संपर्क में, और आप जानते हैं कि मेरे संपर्क में कम लोग नहीं आते हैं, तो जितने लोग आते हैं और जिस तरह के लोग आते हैं सबको मैं गांधी की चर्चा ही करती हूँ और कोई दूसरा नहीं। तो इस तरह से यदि हर कोई आपके संपर्क में आने वाले जो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख हैं, पानी भरने वाले हैं, मजदूर हैं, उनके सामने भी अगर कोई छोटी सी चर्चा आप कर दें तो गांधी उनके मन में रहेंगे और जिंदा रहेंगे। जिंदा हैं ही गांधी। फिर भी एक ये प्रयोग मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि ये इतना असफल प्रयोग नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। और बस समापन में इसी बात से करना चाहूंगा कि बेशक हम सबको ही बस करना ये है कि खामोश नहीं बैठना चाहिए। जिनको अब बहुत सारे हमारे देश में तो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने सोचना विचारना ही बंद कर दिया है। बस कुछ भी हुआ तो फॉरवर्ड कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं सोचते विचारते सच्चाई क्या है उसके विश्लेषण करें, सोचें समझें, तो उनकी छोड़िए। लेकिन ईश्वर ने जिसको भी थोड़े बहुत सोचने विचारने की सबको शक्ति दी है, उनको, हम सबको एक सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए कि हम अपने ही महापुरुष को अगर नहीं संभाल पाते, उनका सम्मान नहीं दे पाते, तो ये हमारे लिए बहुत, देखिए क्या कहा था जब उनकी हत्या हुई थी, तो ब्रिटेन में क्या कहा गया था, ब्रिटेन के अखबारों में क्या छपा था, वो हमारे लिए सचमुच बड़ी शर्म की बात थी। तो बहरहाल हम सब जो छोटे छोटे प्रयास करें, हमें मालूम है कि अम्बरीश जी कैसे युवाओं में गांधी जी की बात पहुंचाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते, वर्कशॉप्स करते, बहुत कुछ किया है, मैं उसमें भागीदार रहा हूँ। राजेश जी अपने तरीके से अपने व्याख्यानों के जरिए से और तरह से कर रहे हैं, मैं अपने स्तर से चलिए जो भी कुछ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो भी लोग हैं उन सब को जो है कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, ये नहीं कि वो गांधी जी तो खुद ही उनके, अब वो जाने कितने, जो आप लोग कह रहे थे कि कितनी उनकी चिट्ठियां आती थी इंग्लैंड से, जाने कहां से, जर्मनी, फ्रांस से, उनको सैकड़ों पत्र इसलिए आते थे कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। उनको लगता है कि कोई महान ये दैवी शक्ति वाले हैं, तो ये अगर कह देंगे उनका बच्चा जो बहुत कैंसर से बीमार है या बहुत गहरी बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, ये तो विश्वास था लोगों को पूरी दुनिया में। तो वही बात है कि उस आस्था विश्वास को वो खुद मना करते थे, भाई मैं सामान्य आदमी हूं, मैं तो साधारण इंसान हूं, लेकिन उनका जो विचार है वो उनको जिंदा रखेंगे। क्योंकि आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि वो कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे, लेखक थे, जो भी थे,
सबसे पहले और अंत में वो एक मनुष्य थे, और मनुष्य सुनाते थे कि वो वायसराय की मीटिंग है और बुढ़िया के अपना दर्द सुना रही, सुन रहे हैं, ये नहीं करेंगे मेरी तो वायसराय से मीटिंग, ठहरो ठहरो अभी नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। वो अंतिम समय तक एक मनुष्य बने रहे। तो वो मनुष्य इसी नाते जब तक मनुष्य है और मनुष्यता है, गांधी जी और उनके विचार, उनके आदर्श जिंदा रहेंगे। आप सब इस पटल पे आए और बहुत मूल्यवान विचार दिए। मैं अमरीश जी आपका और राजेश जी आपका और उषा किरण खान जी आपका बहुत आभारी हूं। मैं चाहूंगा कि अब मृदुला जी आए और औपचारिक धन्यवाद वो दें। मृदुला जी आइए। जी आप अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट कर लिया। आप सबका बहुत धन्यवाद जो हमारे पटल पे हैं और जो हमारे दर्शक हैं। इतनी खूबसूरत चर्चा के लिए उषा किरण जी आपका, राजेश बादल जी आपका, अमरीश जी आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का, जिन्होंने अपने वक्त के साथ साथ, चर्चा के साथ साथ, ममता जी ने जो काम करना था उसको भी संभाल लिया और समन्वय किया इस पूरे प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम की सोच भी वाजपेयी जी की है, तो उसके लिए भी उन्हें साधुवाद की। इस वक्त पे जबकि बहुत जरूरी है हम गांधी जी को याद करें, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। और आप जैसे लोग जो गांधी जी को अपने मन में, अपने दिल में लेके चलते हैं, उनको हम लोग सुने। गांधी जी के ही शब्दों में, व्यक्ति जो जो सोचता है वो ही बन जाता है। तो अगर हमारी सोच सही दिशा में होगी, वो इसलिए होगी कि पत्रकारों से हम सच सुने और कवियों से समाज की स्थिति के बारे में कुछ तीखे, कुछ तलख, कुछ मीठे बातें हमारी समझ में आए। तो आप सब पत्रकार, लेखन करने वाले, विचार करने वाले आप लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो हमारा समाज सही दिशा में जाएगा और गांधी जी हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेंगे, जिंदा थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबका आभार। शुभ रात्रि।